हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम सीए फाइनल का एक न्यू टॉपिक लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो टॉपिक का नाम है इंड एस 36। एंड इंड एस 36 जिसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपने इंटर लेवल पे नहीं किया है। ये इम्पेयरमेंट जैसा वर्ड भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। प्रॉपर डिटेल के साथ जाना है। हर एक एग्जाम्पल, इट मे बी अ क्लास वर्क, होमवर्क, पास पेपर, आरटीपी, एमटीपी, जितने भी क्वेश्चंस है वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि मेरा लेक्चर का क्लैरिफिकेशन दे दूं। ब्लैक इंक में जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी प्रॉपर नोट आपको बनवाऊंगा एंड उसके लिए रेड इंक में जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो सब कुछ आपको आपकी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। क्लियर? पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लें एंड उसके बाद जितने भी नोट्स बनाने हैं वो बाद में बना देंगे। पहले कंसेप्ट देख लें। मैंने पूछा कि ये पर्टिकुलर इंड एस की जरूरत क्या थी। फॉर योर नॉलेज, उसके रिलेटेड हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँ इंड एस की जरूरत क्या थी तो समझो। मेरी बैलेंस शीट में मैं कुछ 4-5 हेडिंग लिख रहा हूं। मेरे पास मान लो फिक्स असेट है, मेरे पास मान लो इनटेंजिबल असेट है, मेरे पास मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास बहुत सारी करंट असेट है, लाइक मेरे पास कैश एंड बैंक का बैलेंस है, मेरे पास मान लो इन्वेंट्रीज है, दैट इज नथिंग बट आप जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो वो है। इन्वेंट्रीज के बाद मान लो मेरे पास यहां पे कुछ डेटर्स भी पड़े हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे बताऊं? हम फिक्स असेट की बात करें कि हम इंटेंजिबल असेट की बात करें, होगा क्या? मैं आपको स्पेसिफिकली फिक्स असेट के बारे में समझाऊं तो क्या होगा। मेरे पास एक 100 रुपए की फिक्स असेट है। यह फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है एंड 10 में से 3 साल चले गए एंड मेरी कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर रहा है। 100 रुपए की असेट, 10 साल की लाइफ एंड मैं अगर एसएलएम फॉलो कर रहा हूं तो फ्रेंड्स मैं ऐसा बोलूं एवरी ईयर मैं 10-10 रुपए का डेप्री प्रोवाइड करूंगा। मैं ऐसा बोलूं 3 साल तक मैंने 30 रुपीज का डेप्री प्रोवाइड कर दिया होगा एंड आज उसकी वैल्यू मेरे वहां पे जस्ट 70 रुपीज है। पर अगर ये 70 के सामने कैनाई से अगर उसका मार्केट वैल्यू जस्ट चेक किया तो मुझे उसका मार्केट वैल्यू मिला 50 रुपए का। पर कहने से हम तो कहने से फिक्स असेट पर एक सिस्टमैटिकली एवरी ईयर कुछ स्पेसिफिक चार्ज दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फैक्टर। मार्केट में उसकी वैल्यू जो होना है हो, मेरे बुक के बैलेंस के हिसाब से ये असेट की वैल्यू 70 रुपीज का है एंड मैं मेरी बुक में 70 रुपीज की असेट बताऊंगा। और तो भी मैं ऐसा नीचे लिख रहा हूं दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर इस फिक्स असेट को मेरी बैलेंस शीट में 70 से दिखाऊं, एक्चुअली अगर उसका वैल्यू मार्केट में आज बेचने के लिए जाऊं तो कहना इसे जस्ट मुझे 50 रुपए मिलने वाला है, तो भी मैं उसको 70 से दिखा रहा हूं तो कहना इसे फ्रेंड्स मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जिस मोमेंट पे आप बोल रहे हो कि एवरी फाइनेंशियल आइटम्स को आप ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से डिस्क्लोज करो तो एक्चुअली उसका फेयर वैल्यू देखने के लिए जाए तो कहना इसे 50 था। मतलब मुझे आपको वो समझाना है ड्यू टू सम मार्केट कंडीशंस अगर असेट की वैल्यू अचानक से गिर जाता था तो उसके लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था और इसीलिए हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 एंड इंड एस 36। इंटेंजिबल असेट में भी सेम होता है ना। इंटेंजिबल असेट में हम एवरी ईयर अमोर्टाइजेशन कर देते हैं, पर कहने से एवरी ईयर अमोर्टाइजेशन करने के बाद अगर चेक करो तो उसकी मार्केट वैल्यू कंपेयर टू माय बुक वैल्यू अगर बहुत कुछ गिर गया है तो उसका लॉस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंड एस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था। पर इस बाकी का हर एक चीज चेक करो। अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट में था, आप इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ सीखते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
एंड कहने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अगर कुछ परमानेंट डिक्रीज आता था तो उसका लॉस रिकॉर्ड करते थे। मतलब मुझे आपको वो समझाना है कि अगर उसमें मार्केट फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से अगर उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो रहा है तो आप स्पेसिफिकली उसका लॉस रिकॉर्ड करते थे, बट बाकी की चीज का रिकॉर्ड नहीं होता था। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑब्वियसली वो तो आपका बुक का बैलेंस एंड मार्केट वैल्यू सेम ही होगा। इन्वेंट्री, कहने से इन्वेंट्री का तो बेसिक प्रिंसिपल ही वो था ना कि इन्वेंट्री को हम वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के हिसाब से। तो कहने से वहां पे भी आपका अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया तब आराम से लॉस रिकॉर्ड कर पाते थे। डेटर्स में भी कहने से आपको जब भी डाउट लगता था तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज बोलो तो आप कहने से वो डाउट लगे तो अब उसका प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते थे। इन डेज में उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं कहते, इन डेज में उसको बोलते हैं क्रेडिट लॉस अलाउंस बोलते हैं। बस मुझे आपको वो समझाना है। मैंने आपको बैलेंस शीट्स के मेजर हेड बता दिए। हर एक मेजर हेड में अगर मार्केट में कुछ फैक्टर्स चेंज होने की वजह से अगर कोई भी आपकी असेट के वैल्यू कम होता था तो उसको स्पेसिफिकली लॉस रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडेक्स था। व्हाट अबाउट फिक्स असेट इन इंटेंजिबल असेट, उसका कुछ अगर मार्केट में लॉस आए तो वो लॉस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं था और इसीलिए लोग लेके आए दैट इज नथिंग बट इंपेयरमेंट ऑफ असेट। क्लियर? मैं ऑफिशियली अब इंडेक्स स्टार्ट कर रहा हूं। इंडेक्स 36 बोल रहा है असेट का इंपेयरमेंट लॉस आपको तभी प्रोवाइड करना है जब असेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। रिपीट कर रहा हूं, असेट का इंपेयरमेंट लॉस आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब असेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। तो अगर उसको फॉर्मूला में लिखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैसा लिखे? इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। वही हुआ ना कि मैं असेट का इंपेयरमेंट तभी रिकॉर्ड करूंगा जब मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। सेकंड चीज, ये चालू करूं तभी मैं बोल दूं इंडेक्स 36 की नॉन एप्लीकेबिलिटी हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आगे जाऊं उसके पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करूं। हम कभी भी इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट करने वाले नहीं है। क्लियर? सेकंड, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है विथ कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट विथ अगर कोई भी कस्टमर जनरेट होता है तो उसका भी हम कभी भी इंपेयरमेंट करने वाले नहीं है। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स असेट, नो डाउट असेट है पर तो भी हम उसका कभी भी इंपेयरमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी प्लान असेट है एंड प्लान असेट मतलब याद करो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कवर होता था तो उसका भी कभी भी आपको इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप मेजर करते हो एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसका भी आप कभी भी इंपेयरमेंट नहीं करोगे। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको इंपेयरमेंट नहीं करना है। कोई भी अगर नॉन करंट असेट है जो आपने एज ए हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया है उसका भी इंपेयरमेंट नहीं करोगे। एंड कोई भी फाइनेंशियल असेट है, नो डाउट अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है इन द होल्ड इन द सब्सिडरी ऐसा कुछ तो उसको एक्सक्लूड करूंगा, बाद में सिखाऊंगा। बाकी इतनी जगह पे आपको इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं। ये हर एक चीज था तो असेट, पर इंडेक्स 36 के स्कोप में से एक्सक्लूड कर रहा हूं। इन्वेंट्री है तो वहां पे मेरा इंडेक्स 2 के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है तो वहां पे मेरा इंडेक्स 115 लगेगा। डेफर्ड टैक्स असेट है तो वहां पे मेरा इंडेक्स 12 लगेगा। प्लान असेट है मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट वाला तो वहां पे मेरा इंडेक्स 19 लगेगा। बायोलॉजिकल असेट जिसको आप मेजर करते हो एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड अगर एज अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेजर कर रहे हो तो वहां पे मेरा इंडेक्स 41 लगेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरा वहां पे 104 लगेगा। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो वहां पे मेरा 105 लगेगा। एंड फाइनेंशियल असेट है तो 109 लगेगा। सीक्वेंस में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो इंडेक्स 2, 12, 19, 41, 104, 105, 109 एंड 115। इतने इंडेक्स पर मेरा इंडेक्स 36 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर? ये कोई ना कोई असेट के साथ रिलेटेड है तो भी हम उसको इंडेक्स यहाँ पे 36 अप्लाई नहीं करेंगे। आगे जाए, मैंने आपको ऐसा बोला था कि इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट अ कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब एक एक को पकड़े। मैंने बोला ये कैरिंग अमाउंट होता क्या है, तो कैरिंग अमाउंट कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने जिस कॉस्ट पर असेट को परचेस किया था उसमें से मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दूं। जिस मोमेंट पे मैंने बोला अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी माइनस करूंगा तो वहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इनटेंजिबल असेट का भी इंपेयरमेंट करने वाले हैं। और आज तक का अगर आपका कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, इतने चीज माइनस कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा कैरिंग अमाउंट।
कैरिंग अमाउंट के बहुत सारे अलग अलग नाम है, उसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, उसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो, उसको बैलेंस शीट वैल्यू भी बोल सकते हो, पर अगर एग्जाम में कैरिंग अमाउंट लिख के आओगे तो वो प्रॉपर बनेगा। क्लियर? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस मोमेंट पर एसेट को परचेस किया था, आज तक का डेप्री एंड इंपेयरमेंट माइनस कर दो, अगर अमोर्टाइजेशन है तो भी वो माइनस करना पड़ेगा, जो बचे वो आपके लिए क्या होगा? कैरिंग अमाउंट होगा। हाँ, आज का हमारा मेन डिस्कशन जो होने वाला है वो रिकवरेबल अमाउंट पर होने वाला है। देखो, मेरी बैलेंस शीट में एक असेट की वैल्यू 100 रुपए में मैंने परचेस किया था, आज तक का मैंने उसका डेप्री प्रोवाइड किया तो वो 30 का डेप्री आया, तो कहने से मेरी बुक में असेट का वो कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा? 70। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरा कैरिंग अमाउंट बचा 70 रुपीज। अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट, इतना समझ लेना, कोई भी एंटिटी के पास असेट के दो पर्पस हो सकते हैं, आइदर असेट को यूज करे, अगर असेट को यूज नहीं करना है तो कहना इसे असेट को वो क्या कर दे? सेल कर दे। अगर असेट को यूज करेंगे तो कहना इसे असेट आपको कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देगा, पर वो कैश फ्लो आज नहीं होगा, वो तो फ्यूचर में होगा। तो यस, इंडेस वही बोल रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट मतलब आपको दो चीज लेना है, एक लेना है वैल्यू इन यूज एंड दूसरा लेना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एक एक चीज आराम से समझा रहा हूं। क्लियर? तो सिंपल कैश फ्लो होगा, वैल्यू इन यूज का मतलब ही वो हुआ दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। कहना इस असेट को यूज करूंगा तो ये असेट मुझे कुछ कमा के देगा, पर आज कमा के नहीं देगा, फ्यूचर में देगा, तो कहना से वो मेरे लिए फ्यूचर कैश फ्लो होगा। पर इंपेयरमेंट तो मैं आज कर रहा हूं ना, तो उसके लिए मुझे उसका कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको यूज नहीं करना है तो कहना से उसको सेल कर दूं, एंड अगर सेल कर दूं तो कहना से मार्केट में जितनी भी फेयर वैल्यू होगा वो मुझे मिलेगा, पर कहने से इट मे बी पॉसिबल बेचने के लिए मेरा कुछ खर्चा भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने कैलकुलेट किया तो हालत ऐसी हुई, मैं असेट को यूज करूंगा ना, तो ये असेट मुझे फ्यूचर में कुछ 80 रुपीज कमा के देने वाला है, पर कहने से वो तो मेरा फ्यूचर कैश फ्लो होगा। उसकी आज की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जस्ट मान लो 49 रुपीज आया था, वो डिस्काउंटिंग करके मैं करवाऊंगा। इन असेट को आज बेचो ना तो जस्ट आपको 45 रुपीज मिल रहा है। तो इंडेक्स वही बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट मतलब कुछ नहीं, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर। अच्छा, क्यों हायर उसका भी लॉजिक बोलो। मैं आपको बोलूं, आपके पास एक असेट है, ये असेट को अगर यूज करोगे ना तो असेट आपको 49 कमा के देगा, असेट आज अगर बेच दोगे ना तो वो 45 कमा के देगा। बोलो एज ए रेशनल ह्यूमन बीइंग आप क्या करोगे? जहां पे आपका बेनिफिट ज्यादा है वही चीज पर करोगे। बेनिफिट ज्यादा कहां पे होगा? 49 और 45 में, तो कहने से 49 में, और इसलिए मैं यहां पे क्या कंसीडर कर रहा हूं? विच एवर इज हायर। तो सिंपल इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट आएगा मेरे लिए 49। कहने से मेरी बुक में असेट 70 का था पर उसको 49 पर लेके आना है, तो कहने से मुझे बॉस 21 रुपीज का क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी तक का फिर से याद करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट? तो इंपेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंपेयरमेंट लॉस? तो इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। एंड कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें से कोई भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमोर्टाइजेशन हो तो उसको माइनस कर दो, एंड अगर कोई भी आपने इंपेयरमेंट लॉस को प्रोवाइड किया तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीज कंसीडर करेंगे, एक कंसीडर करेंगे वैल्यू इन यूज एंड सेकंड कंसीडर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। समझने के लिए ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को आप देसी लैंग्वेज में एनआरवी भी बोल सकते हो। क्लियर? अब मुझे जो डिस्कस करना है एक एक पॉइंट को पकड़ के करो। सबसे पहले मैंने बोला ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां से मिले? तीन लोगों ने बोला तीन चीज। अगर आपका किसी के साथ कुछ बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो वो बाइंडिंग अग्रीमेंट को कहने से आप उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान सकते हो, बिकॉज ये कंफर्म है कि इस असेट को आप बेचने वाले हो इस पर्सन को, एंड उस पर्सन ने आपको इतने देने का कमिटमेंट दिया है। अगर बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है तो कहने से आप करंट एक्टिव मार्केट प्राइस ले लो, इस असेट को अगर आज मार्केट में बेचने के लिए जाओ तो मुझे कितने मिलेंगे, एंड वो भी नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से कंसीडर करो, एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से कंसीडर करो। मतलब व्हाट आप क्या क्या चीज कर सकते हो वो समझाओ। आप कहने से कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो, कोई एक्सपर्ट को बोलो कि इसका वैल्यू डिटरमाइन कर ले, वो भी चलेगा। वो भी नहीं करना है तो कहने से आप मैनेजमेंट के एस्टिमेट भी यहां पे कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? मोस्टली मुझे पता चले दिस बाइंडिंग अग्रीमेंट इज नथिंग बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर?
करंट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट और सेकंड प्रायोरिटी, एंड आपका जो थर्ड प्रायोरिटी होगा वो कौन सा होगा, तो आपका एक्सपर्ट का ओपिनियन एंड आपका मैनेजमेंट का एस्टिमेट, दैट इज योर थर्ड प्रायोरिटी। इतना समझ लेना। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट टू सेल दे ही देंगे, आपको कभी भी फाइंड आउट करने की नौबत आने वाली नहीं है, पर तो भी हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर प्रिपेयर करें तो आपको ये तीन चीज को बेस लेना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट आज का हमारा मेन पॉइंट, वैल्यू इन यूज। ये कुछ लिखना नहीं है, मैं सब कुछ लिखा होगा। फ्रेंड्स, सबको पता है वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जिसको एग्जाम में पास होना है उनको टेंशन नहीं है। ये आपका मान लो ईयर दे दिया है, यहां पे आपको कैश फ्लो दे देंगे एंड आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे देंगे एंड आपको जस्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जिनको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए जिंदगी इजी है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर यस, हम डिसाइड करें इंडिया 36 क्या बोल रहा है। नॉर्मली कोई भी असेट का जो कैश फ्लो डिटरमाइन करना है ना, वो आपको 5 साल तक ही लेना है। कितने साल तक लेना है? 5 साल, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक ही लोगे। एंड जो 5 ईयर्स तक जो भी आपको लेना है ना, वो कहना है उसमें ग्रोथ रेट आप ले सकते हो मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम करंट ईयर का बिजनेस ग्रोथ रेट जितना। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है। जिन लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए ही काम का है। एग्जाम में तो बहुत इजी होता है, आपको कैश फ्लो दे देंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देंगे, जस्ट आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब मैं सुन लो क्या बोल रहा हूं। प्रीवियस ईयर का मान लो मेरा कैश फ्लो था 100, करंट ईयर का मेरा कैश फ्लो है 110। मैं ऐसा बोलूं मेरा 10% का ग्रोथ रेट हुआ। कोई अगर मुझे पूछे कि व्हाट इज योर बिजनेस ग्रोथ रेट, तो कहना है मैं बिजनेस ग्रोथ रेट इज नथिंग बट 10%। तो आपको बोला है कि आप जो 5 साल तक एस्टिमेट करो ना, उसमें मैक्सिमम 10% ले सकते हो, मैक्सिमम 10%। लास्ट ईयर 110 था, तो अगर मुझे यहां पे 121 लेना तो चलेगा। 110 का 10%, 11 रुपए ऐड करके 121। सेकंड ईयर जब लोगे 121 का 10%, कितना ऐड करोगे? 132.1। पर अगर कोई ऐसा बोले मुझे 121 नहीं, मुझे यहां पे 110 कंटिन्यू करना है, अलाउड के नॉट अलाउड? अलाउड, कोई टेंशन नहीं। कोई अगर ऐसा बोले कि मुझे तो यहां पे 105 रुपए लेना है, अलाउड के नॉट अलाउड? अलाउड, कोई टेंशन नहीं है। कोई मुझे अगर ऐसा बोले मुझे तो 98 लेना है, अलाउड के नॉट अलाउड? अलाउड, कोई टेंशन नहीं है। कोई अगर मुझे ऐसा बोले मुझे यहां पे 135 लेना है, अलाउड के नॉट अलाउड? तो फ्रेंड्स ये नॉट अलाउड, अब नहीं ले सकते 195। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट 10% ही होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं। अगर कहना से मैं 10% ऐड करूं तो 132.1 तक मैं पहुंच गया था। अगेन में अगर 10% ऐड करूं तो कहना से यहां पे मैं कितना ले सकता हूं? 145.3 ले सकता हूं। अगेन अगर मैं यहां पे 10% ऐड करूं तो कहना इससे मैं 159.84 ले सकता हूं। एंड अगेन अगर मैं 10% ऐड करूं तो कहना इससे मैं 175.83 ले सकता हूं। 5 साल। पर मैं तो जो इंपेयरमेंट कर रहा हूं ना, वो बिल्डिंग का कर रहा हूं। और किसने बोला कि बिल्डिंग की लाइफ 5 साल ही है? 5 से ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली 5 से ज्यादा नहीं लेना है, पर अगर आपके पास क्लियरली एविडेंस है कि बॉस असेट की लाइफ 5 साल से ज्यादा है, तो बियॉन्ड 5th ईयर जो भी ग्रोथ रेट लो, वो ग्रोथ रेट समझना, वो ग्रोथ रेट मैक्सिमम करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड भारी था, पहले 5 साल वर्ड लिखा है बिजनेस, एंड 5 से ज्यादा लेना है तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मेरा बिजनेस ग्रोथ रेट था ना, वो 10% था, पर मेरा जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है ना, वो 8% है। मेरा असेट की लाइफ अगर मान लो 7 साल है, तो 6 and 7 में ये जो 175.83 आया ना, उसमें मैं 10% ऐड नहीं कर सकता, उसमें मैक्सिमम 8% ही ऐड कर सकता हूं। और यहां पे कितना ले सकता हूं? 189। अगर दिमाग चले, यहां पे एवरी ईयर मैंने 10% ऐड किया है, पर यहां पे मैक्सिमम कितना ऐड कर सकता हूं? 8%। अच्छा, कोई ऐसा बोले मुझे 189 नहीं लेना है, मुझे 175 कंटिन्यू करना है, अलाउड? अलाउड।
कोई मुझे बोले मुझे 170 लेना है अलाउड तो अलाउड, पर कोई पूछे कि मुझे तो 195 लेना है अलाउड के नॉट अलाउड तो क्या नॉट अलाउड। पहले 5 साल तक करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं जाने का, एंड अगर 5 से ज्यादा जाना है तो करंट ईयर की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं जाने का। क्लियर। थर्ड, अब जो भी डिस्काउंटिंग रेट लोगे ना, वो डिस्काउंटिंग रेट आपको प्रीटैक्स डिस्काउंट रेट लेना है, एंड प्रीटैक्स डिस्काउंट रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हो, वो भी अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी ले सकते हो। जिनको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करना है उनके लिए टेंशन है ही नहीं, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे ही देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्री टैक्स मतलब टैक्स की इफेक्ट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक पूछो तो मैं बोलूंगा CAPM इज द बेस्ट फॉर्मूला, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। कैसे? तो RF प्लस बीटा, RM माइनस RF इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट, बीटा इज नथिंग बट रिस्क, RM इज नथिंग बट मार्केट रिटर्न, एंड RM माइनस RF को कहना सब रिस्क प्रीमियम भी बोल सकते हो। चेक करो पूरी फॉर्मूला में मैंने टैक्स की इफेक्ट को कहीं पे भी कंसिडर किया नहीं है। क्लियर। फोर्थ, किसने बोला कि आपका जो भी कैश फ्लो होगा वो इंडियन करेंसी में होगा? इट मे बी पॉसिबल, मेरा सब कुछ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो यूएस में हो रहा है, यूएस डॉलर में हो रहा है, तो कहने से फ्रेंड्स मेरा जो भी कैश फ्लो होगा वो कभी भी रुपीस में नहीं होगा, वो तो कहने से डॉलर में होगा। अब मैं जो डिस्काउंटिंग रेट लूंगा ना, वो थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, आप इंडिया का डिस्काउंटिंग रेट लोगे कि यूएस का, तो इट्स एन ऑब्वियसली आपको यूएस का डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़े। मुझे आपको वो समझना है, जिस करेंसी में आपका कैश फ्लो है वो करेंसी जिस पर्टिकुलर कंट्री का है, वो कंट्री का आपको डिस्काउंट रेट लेना पड़े। डॉलर वाले कैश फ्लो को अगर मैं डिस्काउंट करूं यूएस के डिस्काउंट रेट से, तो कहने से मेरा जो आंसर आएगा वो डॉलर में ही आएगा। पर मेरी बुक में जो असेट पड़ा है ना, वो असेट तो कहने से इंडियन रुपीस में पड़ा है, तो कहने से डॉलर वाले को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉजिक है। ये 5 साल जो आपने लिया, ये 5 साल तो कहने से आपका फ्यूचर है, तो जो रुपीस में कन्वर्ट करोगे वो कहने से बैलेंस शीट डेट का जो क्लोजिंग रेट है वो क्लोजिंग रेट से आपको कन्वर्ट कर देने का। क्लियर। मतलब आज अगर 31 मार्च 20 को मैं खड़ा हूं तो 21, 22, 23, 24 एंड 25 के लिए एस्टिमेट करूंगा, पर इट्स एन ऑब्वियस कि 31 मार्च 21 को मेरे पास $1 इज इक्वल टू कितना रुपीस होने वाला है, वो डेटा तो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 20 का डेटा लेके आगे चले जाने का। क्लियर। मैं अगेन आपको याद करूं तो मैंने कहां से कहां स्टार्ट किया था। इंडेक्स 36 नाम था इंपेयरमेंट ऑफ असेट। इंपेयरमेंट की जरूरत क्यों थी? अचानक से मार्केट में कोई चेंज होने की वजह से अगर असेट की फेयर वैल्यू अगर कम हो रही है तो हमारे पास उसका लॉस रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं था, और इसलिए हम लेके आए थे इंडेक्स 36। इंडेक्स 36 नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इंपेयरमेंट लॉस मतलब व्हाट, इट इज नथिंग बट योर डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट अच्छे पूछते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट? दोस्त डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट योर सिस्टमेटिक चार्ज, पर जो आपका इंपेयरमेंट है ना, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, कोई इंडिकेटर्स है तो ही आपको इंपेयरमेंट प्रोवाइड करना है, बाकी इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। एंड इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला थी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मैं कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट का आपको सिंपल समझाओ, उसके पहले मैंने आपको बोल दिया था इंडेक्स 36 टोटल 8 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। कौन सी 8 जगह पे? इन्वेंट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफर्ड टैक्स असेट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में से अगर कोई भी असेट का क्रिएशन हो रहा है लाइक प्लान असेट, तो वहां पे भी मेरा इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट होने वाला नहीं है। अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट को आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के हिसाब से डिटरमाइन कर रहे हो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन करंट असेट हिल्ड फॉर सेल है, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है, इन्वेंट्री होगा तो मेरा इंडेक्स 2 एप्लीकेबल होगा, डेफर्ड टैक्स असेट होगा तो मेरा इंडेक्स 12 एप्लीकेबल होगा, अगर कोई भी प्लान असेट होगा तो मेरा इंडेक्स 19 एप्लीकेबल होगा, अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट जिसको आप मेजर करते हो एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वहां पे मेरा इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 104 एप्लीकेबल होगा, नॉन करंट असेट हिल्ड फॉर सेल वहां पे आपका 105 एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे 109 एप्लीकेबल होगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट विद अगर कोई भी कस्टमर है तो वहां पे 115 होगा। अब सिंपल मैंने आपको समझा था कि इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस को पहले प्रोवाइड किया है तो वो।
रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीज कंसीडर करते थे, एक लेते थे दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज, एंड सेकंड लेते थे दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू मतलब व्हाट, इस असेट को आज मार्केट में जाके बेचोगे तो कितने रुपए मिलेगा। एक चीज में यहां पे बोलना आपको भूल गए, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन वहां पे दिया है आपको, कहां पे दिया है, इंड AS 113 में दिया है। एंड वहां पे क्या डेफिनेशन समझो, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड when asset is sold, that would be paid when liability is transferred or settled, बोल सकते हो, between market participants in an orderly transaction। क्लियर। फेयर वैल्यू एक प्राइस है, जो असेट को सेल करोगे तो आपको मिलेगा, लाइबिलिटी का सेटल करोगे तो आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल इंड AS 113 में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू इज द फॉलोइंग द एग्जिट प्राइस अप्रोच। क्लियर। किसके बीच में, तो बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, वो फोर्स ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो सब कुछ आपको वहां पे देखना मिलेगा। क्लियर। फेयर वैल्यू मेन आपको तीन जगह से मिल सकता है, एक बाइंडिंग अग्रीमेंट, एक आपका कौन सा एक्टिव मार्केट सेलिंग प्राइस है ना, वो अगर नहीं है तो आपके पास जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से निकाल सकते हो, एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, मैनेजमेंट का एस्टिमेट लोगे तो भी चलेगा। यस मैं बोल दूं बाइंडिंग अग्रीमेंट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एक्टिव मार्केट प्राइस इज नथिंग बट सेकंड प्रायोरिटी, एंड आपके पास जो इंफॉर्मेशन उसको कंसिडर करते हो दैट इज योर थर्ड प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। सिंपल मेरा रूल याद रखो, पहले 5 साल तक ही आपको एस्टिमेट करना है, एंड अगर 5 साल तक ही एस्टिमेट कर रहे हो तो उसका ग्रोथ रेट करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा ले रहे हो तो वह करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो डिस्काउंटिंग करोगे वो कौन से रेट से करोगे, तो वो ऑब्वियसली आप जो डिस्काउंटिंग करोगे वो प्रीटेक्स डिस्काउंट रेट से करोगे। एंड अगर आपका कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो कंट्री का डिस्काउंट रेट लेके आपको डिस्काउंट करने का एंड क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर। एंड फ्रेंड्स फॉर योर नॉलेज, जब मैं एंट्री सिखाऊंगा तब बोल ही दूंगा, नॉर्मली इंपेयरमेंट लॉसेस चार्ज टू PML। क्लियर। अब इतना भी जो आधे घंटे से मैं बोल रहा हूं उसको लिखने का काम चालू करें। ओके फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ, मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट। आपको ये सब कुछ अब लिखना है, मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट, एंड वहां पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट इज weakening in the value of asset। क्लियर। नेक्स्ट लिखना, अकॉर्डिंग टू Ind AS 36 asset is said to be impaired when carrying amount of asset is more than its recoverable amount। क्लियर। आपको इंपेयरमेंट तभी करना है अगर वो आपका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। क्लियर। वहां पे लिखना वेयर कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू
कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation or accumulated impairment minus accumulated impairment loss. क्लियर? सिंपल आपको बोलूं तो मेरी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है उसका मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट माई कैरिंग अमाउंट. एंड नेक्स्ट लिखना रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू इन यूज और fair value less cost to sell, fair value less cost to sell, whichever is higher. Clear? That is nothing but value in use or fair value less cost to sell, whichever is higher. अच्छा, अब टाइटल लगाओ. दैट इज नथिंग बट हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखा था. याद करवा दूं 8 जगह पे आपका इंड AS 36 एप्लीकेबल होने वाला नहीं था. क्लियर? तो टाइटल लगा दो नॉन एप्लीकेबिलिटी. तो सबसे पहले लिखो इन्वेंट्रीज, उसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हो इन्वेंट्रीज के ब्रैकेट में कौन सा इंड AS लगेगा, तो इंड AS 2 लगेगा. क्लियर? इन्वेंट्री के बाद लिखो डेफर्ड टैक्स असेट, एंड डेफर्ड टैक्स असेट में कौन सा लगेगा, तो आपका इंड AS 12 लगेगा. नेक्स्ट लिखना असेट्स arising from employee benefits ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लान असेट्स, एंड दूसरे ब्रैकेट में उसका नंबर लिख सकते हो. दैट इज नथिंग बट इंड AS 19 वहां पे लगेगा. ये जब मैं इंड AS 19 आपको पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगा. नेक्स्ट लिखो biological asset measured at fair value less, just a minute, fair value less cost to sell. तो वहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि वहां पे आपका इंड AS 41 लगेगा. नेक्स्ट लिखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर आपका इंड AS 104 लगेगा. नेक्स्ट लिखो दैट इज नथिंग बट नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल. तो नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल पर फ्रेंड्स आपका इंड AS 105 लगेगा. नेक्स्ट लिखो दैट इज नथिंग बट फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स पर आपका इंड AS 115 लगेगा. एंड नेक्स्ट लिखो दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल असेट्स पर इंड AS 115 नहीं, फाइनेंशियल असेट्स पर आपका इंड AS 109 लगेगा. एंड यहाँ पे लिख दो कि आपका इंड AS 115 लगेगा. क्लियर? अभी तक एक बार याद करवा दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट. तो इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट.
इम्पेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, एंड कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने इम्पेयरमेंट पहले प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीज कंसीडर करेंगे, वैल्यू इन यूज एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर, ले गया हायर, क्लियर। एंड मैंने आपको 8 चीज बोल दिया है, वहां पे आपका इंड एस एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एक इन्वेंट्रीज, डेफर्ड टैक्स असेट, प्लान असेट, देन बायोलॉजिकल असेट, उसके बाद आपका कौन सा था, बायोलॉजिकल असेट के बाद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, आपका फाइनेंशियल असेट एंड आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इतने जगह पे आपका इंड एस एप्लीकेबल होने वाला नहीं था, क्लियर। नेक्स्ट टाइटल लगाओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्लियर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसमें लिखना इट मीन्स नेट सेलिंग price of the asset if asset is disposed, क्लियर। अगर असेट को आज का मैं बेच दूं तो मेरे हाथ में कितने रुपए आने वाला है, वहां पे लिखना फेयर वैल्यू will be identified, fair value will be identified as follow, बोलो फर्स्ट मैंने कौन सा बोला था, दैट इज नथिंग बट आपका बाइंडिंग अग्रीमेंट कुछ है तो वो लेने का, बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट है तो वो ले लो। अगर आपका बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट नहीं है तो कहना है आप क्या लिख सकते हो, एक्टिव मार्केट प्राइस ले सकते हो। एंड अगर आपके पास एक्टिव मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा दैट इज नथिंग बट एक्सपर्ट ओपिनियन, या आप मैनेजमेंट का एस्टिमेट भी कंसीडर कर सकते हो, क्लियर। एक्सपर्ट ओपिनियन और मैनेजमेंट एस्टिमेट भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक बहुत मिस्टेक करके आते हैं, वैल्यूएशन फीस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, क्या फाइनेंस एक्सपेंस है, वो कभी भी आपको नेट सेलिंग प्राइस में कंसीडर नहीं करने का। रीजन, वैल्यूएशन फी जो है ना वो असेट को बेचने का खर्चा नहीं है, वो असेट की प्राइस डिटरमाइन करने का खर्चा है। तो यहां पे आप स्पेसिफिकली लिखोगे नोट करके, वैल्यूएशन फीस, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये मेरे दिमाग में जितने नाम आ रहे थे वो मैंने लिखवा दिया, are not considered in fair value less cost to sell, और रादर इतना ही लिखो, आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में आपको इतनी चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब हम लिखते हैं दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज, टाइटल लगाओ, लिखना पड़ेगा आपको, लिखो एंड वहां पे लिखो वैल्यू इन यूज मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज from use of asset and its disposal value,
अच्छा, जब मैंने यहाँ पे इट्स डिस्पोजल वैल्यू लिखा ना, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर डिस्पोजल वैल्यू आपने 2 बार कंसीडर किया। फ्रेंड्स, मैं जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जब डिस्पोजल वैल्यू बोल रहा हूं ना, वो कौन सी डिस्पोजल वैल्यू? अगर इस असेट को आज का आज बेच दूं तो क्या मिलता? मैंने यहां पे जो डिस्पोजल वैल्यू बोला ना, वो कौन सा वैल्यू? अगर इस असेट को 5 साल के बाद बेचूं, या असेट की हालत जब स्क्रैप जैसी हो जाए तब उसको बेच दूं, वो क्या, वो जो वैल्यू मिलता है उसको डिस्पोजल बोल रहा हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का जो डिस्पोजल था वो आज का आज वाला था। ये कौन सा था? यहां पे जो मैंने लिया वैल्यू न्यूज में, वो असेट को यूज करने के बाद जो होगा उसका, असेट को यूज करूंगा ना, उसके बाद जो बेचूंगा उसका डिस्पोजल वैल्यू यहां पे कंसीडर करूंगा। क्लियर? अच्छा, यहां पे लिखना वैल्यू इन यूज should be calculated as follow। क्लियर? तो वहां पे आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये नहीं लिख सकता मैं, एक काम करूं पेन चेंज कर दूं। वहां पे लिखो कैश फ्लो शुड बी कंसिडर cash flow should be considered for a period up to 5 years unless higher period is justified। क्लियर? आपको कितने साल तक लेना है? 5 साल, पर अगर असेट की लाइफ ही 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो ग्रोथ रेट अप टू 5 years should not exceed business growth rate at present। next, cash flow growth rate beyond 5 years should not exceed industry growth rate at present। क्लियर? अब डिस्काउंट रेट की स्टोरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट, डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स डिस्काउंट रेट एज पर कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको आप CAPM भी बोल सकते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट and the last point, if cash flows are in foreign currency then value in use
then value in use should be calculated in foreign currency and then converted in INR using closing exchange rate. यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट. क्लियर. अच्छा, अब मस्त एक नोट लिख दो नीचे. फॉर एग्जाम पर्पस consider all cash flows beyond 5th year also irrespective of ग्रोथ रेट. क्लियर. परफेक्ट नोट लिखवा दिया है. ये नोट ऊपर के सब मजा मार देता है. एग्जाम पर्पस के लिए आपको अंदर जो लिखा है वो ब्लाइंडली फॉलो करने का, वहां पे हम कुछ ग्रोथ रेट बोथ रेट मैच करने वाला है नहीं है. क्लियर. अब हम थोड़े फ्रेंड्स एग्जाम्पल करें तो आपके दिमाग में परफेक्ट फिट हो जाए. फ्रेंड्स आपके पास नौकर का मटेरियल होना चाहिए. नौकर के मटेरियल में से फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. क्लियर. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं. एनडीए लिमिटेड हैज अक्वायर्ड अ मशीन for rupees 32 lakh on 13 November 2006. The machine has a 5 years life with rupees 5 lakh salvage value and was depreciated using a straight line method. On 31st March 2009, test for impairment reveals the following. A. Present value of the future cash flow rupees 13 lakh 50,000. Net selling price rupees 15 lakh 40,000. Salvage value estimated nil. Assuming the loss for impairment is recognized for the year ended 31st March 2009, what should be the depreciation expense for the year ended 31st March 2010? फ्रेंड्स एक एक डेट को फोकस करो. आपने 32 लाख रुपीस में जो असेट को परचेस किया है ना, वो असेट परचेस किया है 30 नवंबर 2006 को. आप जो भी असेट का इंपेयरमेंट कर रहे हो ना, वो असेट का इंपेयरमेंट 31st मार्च 2009 को कर रहे हो. असेट के इंपेयरमेंट के लिए फ्रेंड्स आपको दो चीज निकालना पड़ेगा. एक निकालना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट असेट का कैरिंग अमाउंट, एंड दूसरा निकालना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट असेट का रिकवरेबल अमाउंट. मैं आराम से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करो तो परफेक्ट पता चलेगा. देखो हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर. अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं, जब मैं बोलूं उसका आंसर देते रहना. असेट को आपने परचेस कब किया, व्हाट इज माई परचेस डेट, तो कहने से हमने जो असेट को परचेस किया है वो 30 नवंबर 2006 को किया. मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, तो कहने से असेट का जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल का है. एंड अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज माय इंपेयरमेंट डेट, मतलब मैं इस असेट को इंपेयरमेंट कब कर रहा हूं, तो मैं इस असेट को इंपेयरमेंट कर रहा हूं 31st मार्च 2009 को. क्लियर. अच्छा, अगर 31st मार्च 2009 को मैं इंपेयरमेंट करूं तो 31st मार्च 2009 को मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, एंड कैरिंग अमाउंट के लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st मार्च 2009. फ्रेंड्स आप एसएलएम फॉलो करोगे डब्ल्यूडीपी, तो कहना साहब एसएलएम कर रहे हो तो कैसे होगा वो समझो. 32 लाख रुपीस का असेट था. क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू बोल दिया है, कितने रुपए का बोला है, 5 लाख रुपए का स्क्रैप वैल्यू बोला है. डेट थोड़ा ऑकवर्ड है. ये 5 साल को अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसा बोल दूं इसको मैं 60 मंथ्स कंसिडर कर सकता हूं. कहने से मैं टोटल यूजफुल लाइफ
इज नथिंग बट 60 मंथ्स, एंड उसमें से कितने साल चले गए, तो अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो आराम से कर सकते हो। कैसे? 6-7 के 30 नवंबर था ना, तो 6-7 का कहना से फ्रेंड्स आपके साथ 4 महीने चले गए। अगर आप चेक करो 7-8 के, तो 7-8 के कहने से आपके पास 12 महीने चले गए। एंड अगर आप चेक करो दैट इज नथिंग बट 8-9 के, तो 8-9 के भी कितने मंथ चले गए, आपके टोटल 12 महीने चले गए। 12+12+4 अगर करोगे तो कहने से आपके 60 मंथ्स में से 28 मंथ्स तो आपके चले गए। क्लियर? तो अगर हम कैलसी में चेक करें, कैलसी उठाओ फ्रेंड्स, 32 लाख माइनस 5 लाख मतलब कहने से 27 लाख, 27 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स इनटू अगर आप करोगे दैट इज नथिंग बट 28 मंथ्स। तो कहना से अगर आप 28 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर वहां पे कितना आना चाहिए, तो आपका आंसर वहां पे आना चाहिए दैट इज नथिंग बट 12,60,000। तो कहने से मैं यहां पे लिख दूं, मेरा यहां पे अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होने वाला है 12,60,000। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पर मुझे तो अक्यूमुलेटेड एप्री का काम नहीं है, मुझे किसका काम है, तो कैरिंग अमाउंट का। तो अगर मैं यहां पे लिखूं दैट इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2009, कैरिंग अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कॉस्ट में से कैनाई से फ्रेंड्स आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़े। तो अगर आप चेक करो व्हाट इज योर कॉस्ट, तो कहना है योर कॉस्ट इज नथिंग बट 32 लाख, एंड 32 लाख रुपीस में से अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर कितना आया था, 12,60,000। अगर आप कैलसी में चेक करो तो 32 लाख माइनस 12,60,000 कैलसी यूज कर सकते हो, मेरे पास भी यहाँ पे पड़ा है। तो कहना है आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 19,40,000 का आपके लिए कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? मेरा फर्स्ट चीज रेडी है, दैट इज नथिंग बट मुझे एक कैरिंग अमाउंट मिल गया। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो सेकंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2009। तो सेकंड मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज मतलब एसेट को यूज करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना मिलेगा। एंड सेकंड चाहिए दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ, क्वेश्चन में चेक करो, आपको क्वेश्चन में वैल्यू इन यूज दे दिया है, तो हाँ क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आपको दे दिया है 13,50,000। क्वेश्चन में कहना है आपको नेट सेलिंग प्राइस भी दे दिया है, कितना है 15,40,000। तो वो अगर यहां पे मैं लिख दूं, मेरा वैल्यू इन यूज होगा 13,50,000, मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा 15,40,000। फ्रेंड्स आपको याद करो हम विच एवर इज हायर लेते थे कि लोअर लेते थे, तो हम ऑलवेज जो कंसीडर करते थे वो विच एवर इज हायर कंसीडर करते थे। एंड अगर मैं विच एवर इज हायर कंसीडर करूं तो कहना इसे मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,40,000। यस, आपको यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करें। माई कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज 19,40,000, माई रिकवरेबल अमाउंट इज ऑफ असेट इज 15,40,000। 110% इंपेयरमेंट लॉस आने वाला है। मैं फॉर्मूला भूल गया तो इसीलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी अब लिख के आओगे, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट minus recoverable amount. And if you check what is your carrying amount, your carrying amount is nothing but 19,40,000. What is your recoverable amount? Your recoverable amount is nothing but 15,40,000. 1940 minus 15,40,000 करोगे तो फ्रेंड्स आपका इंपेयरमेंट आएगा कितने रुपीस का, 4 लाख रुपीस का। पूछा नहीं है तो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट हम इसकी जर्नल एंट्रीज करें। एंड अगर हम इसका जर्नल एंट्रीज करें तो कहना है सबसे पहले मैं एसेट की वैल्यू को कम करूंगा 4 लाख रुपए से, एंड उसके लिए एंट्री करूंगा इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। असेट का वैल्यू कम होगा, टू असेट अकाउंट कितने रुपए, 4 लाख रुपए। क्लियर? एंड दूसरा एंट्री आपको करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट ये इंपेयरमेंट लॉस आप ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट
4 लाख रुपए टू आपका इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट, एंड फाइनली आपका इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट क्लोज हो गया। कितने रुपीस का? 4 लाख रुपीस का। क्लियर? जर्नल एंट्री पूछा नहीं था पर मैंने जस्ट आपको समझा दिया। क्लियर? अगर कोई पूछे व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, इज ऑब्वियसली आपका रिकवरेबल अमाउंट जितना होगा 1940 माइनस 4 लाख, तो कहने से आपके पास कैरिंग अमाउंट कितना बचने वाला है? 15,40,000। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009-10, एंड हम जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे? ऑलवेज प्रोस्पेक्टिवली। यहां पे लिख दे डेप्रिसिएशन should be provided, depreciation should be provided prospectively। आपको कुछ retrospectively करने की जरूरत नहीं है। so depreciation for the year 2009-10, कहने से फ्रेंड्स मेरे पास 15,40,000 का असेट बचा था। पॉइंट नंबर सी में चेक करो। अब आपको लग रहा है सैल्वेज वैल्यू एस्टिमेटेड नील, कहना से सैल्वेज वैल्यू का एस्टिमेट अगर नील है, इट इज नथिंग बट योर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो उसको ऑलवेज कौन से इफेक्ट देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव। याद करवा दो आपको, 60 मंथ्स में से ये रहा, ये 60 मंथ्स में से आपके 28 मंथ्स चले गए, 60 में से 28 चले गए, मतलब मैं ऐसा बोलूं आपके पास जस्ट कितने महीने बाकी है? 32 मंथ्स बाकी था। एंड कहने से आप यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कर रहे हो तो इंटू 12 महीने, कैलकुलेशन में लो 15,40,000 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 12 करोगे तो फाइनली आपका डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा 5,77,500, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था मैंने सॉल्व करवा दिया। क्लियर? 5,77,500 इज योर आंसर। मुझे आगे एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ाना है, ध्यान से सुनना। इंपेयरमेंट मैंने मेरी अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर गवर्नमेंट उसका डिडक्शन देगा कि नहीं देगा? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। गवर्नमेंट मुझे आज का आज इंपेयरमेंट का डिडक्शन दे दे तो टेंशन नहीं है, पर गवर्नमेंट ऐसा बोले कि हम आपको आज डिडक्शन नहीं देंगे, हम आपको फ्यूचर में डिडक्शन देंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसा बोले तो इट इज माई टाइमिंग डिफरेंस। इफ इट इज माई टाइमिंग डिफरेंस तो मुझे डेफर्ड टैक्स असेट के लायबिलिटी बनाना पड़े। गवर्नमेंट बोले हम आपको आज भी डिडक्शन नहीं देंगे, फ्यूचर में भी नहीं देंगे, तो इट इज माई परमानेंट डिफरेंस। एंड इफ इट इज माई परमानेंट डिफरेंस तो मुझे कुछ डेफर्ड टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इंडेस 36 नहीं करवा रहा हूं मैं, जस्ट आपको 2 मिनट टॉपिक के बाहर लेके जा रहा हूं। हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 भी है एंड एक हमारे पास इंडेस 12 भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इज फॉलोइंग द P&L अप्रोच, but Index 12 is following the balance sheet approach। क्लियर? मैं आपको हर एक सम 2-2 के हिसाब से करवा रहा हूं। हम सबसे पहले जो मेहनत कर रहे हैं वो AS 22 के हिसाब से करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको सेम चीज इंडेक्स 12 के हिसाब से भी करके दिखाऊंगा। ध्यान से फोकस करना, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, ये मेरा अकाउंट का डेटा है यानी ये मेरा टैक्स का डेटा है। अगर मैं यहां पे चेक करूं, मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 100 रुपए है। एंड फॉर योर नॉलेज डेप्रिसिएशन इज अ टाइमिंग डिफरेंस। अगर मैं अकाउंट में डेप्री प्रोवाइड करूं 15 रुपए का, टैक्स में मैं डेप्री प्रोवाइड करूं 10 रुपए का, तो कहने से मेरा अकाउंट का आंसर 85 का आएगा एंड टैक्स का आंसर कितने का आएगा? 90 का आएगा। अपने दिल को पूछो, आप जो गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे वो 85 की इनकम पर टैक्स का पेमेंट करोगे कि 90 की इनकम पर? तो कहने से 90 की इनकम पर अकाउंट बोल रहा था कि आपको 90 पर टैक्स ही नहीं भरना था, आपको जो टैक्स का पेमेंट करना था वो किस पर करना था? 85 पर। कहने से फ्रेंड्स मैंने पेमेंट ज्यादा किया कि कम किया? ज्यादा किया, तो उतनी अमाउंट मुझे गवर्नमेंट के पास से रिकवर करना है, एंड अगर गवर्नमेंट के पास से रिकवर करना है तो कहने से मेरे लिए यहां पे क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको समझो, ये मेरा अकाउंट का डेटा है, ये मेरा टैक्स का डेटा है। अगर मैं यहां पे बोलूं प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन 100 रुपए, कहने से आप अकाउंट में प्रोविजन बनाते हो तो आप एंट्री करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, मतलब अकाउंट में प्रॉफिट कम होगा। पर टैक्स वाले बोल रहे हैं हम आपको आज डिडक्शन नहीं देंगे। मैंने बोला आज नहीं दोगे, फ्यूचर में तो दोगे ना? तो उन्होंने बोला हाँ फ्यूचर में देंगे, जब पेमेंट करोगे तब। अकाउंट का आंसर कहने से 90 आया, टैक्स का आंसर कहने से 100 आया।
गवर्नमेंट को जो पेमेंट करोगे वो किस पर करोगे, 100 पर अकाउंट बोल रहा है किस पर करना था, 90 पर। मैंने पेमेंट ज्यादा किया कि कम किया, क्या नहीं से मैंने पेमेंट ज्यादा किया, तो फ्रेंड्स अगेन यहां पे बोल रहा हूं मेरे लिए क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। क्लियर। अच्छा मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवा रहा हूं, इंडेक्स नहीं कर रहा हूं। तीसरा समझाओ, ये रहा मेरा अकाउंटिंग इनकम और ये रहा मेरा टैक्स का इनकम। प्रॉफिट बिफोर कोई इनकम ले लो 100 रुपए, 100 रुपए। मेरी बुक में एक इनकम अक्रू हुआ है पर अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैं एंट्री कर दूंगा इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, मतलब मेरा 10 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला आपसे आज को टैक्स कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब आपको वो रुपए मिले तब टैक्स देके जाना, मतलब कहना चाहिए इट इज माई टाइमिंग डिफरेंस। तो अकाउंट का आंसर आया 110, टैक्स का आंसर आया 100। गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे 100 पर अकाउंट बोल रहा है आपको 100 पर पेमेंट नहीं करना है, आपको पेमेंट किस पर करना है, 110 पर। कहने से मैंने पेमेंट ज्यादा किया कि कम किया, तो कम किया, एंड अगर पेमेंट कम किया तो कहने से वहां पे मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। एक चौथा एंड लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रहा अकाउंट एंड ये रहा टैक्स। प्रॉफिट बिफोर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में ले रहा हूं 100 रुपए, 100 रुपए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट, कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा करो, जिस साल में खर्चा कर रहे हो उसी साल में पीएनएल में डेबिट कर देने का। मतलब कहने से मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20 रुपए आज डेबिट कर दिया, पर गवर्नमेंट सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि आपको पूरा डिडक्शन आज नहीं मिलेगा, आपको आज की तारीख में जस्ट 1/5 डिडक्शन मिलेगा। 20 का 1/5 मतलब कहने से ये लोग बोल रहे हैं मुझे 4 का ही डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं चेक करूं, मेरा अकाउंट का आंसर है 80, टैक्स का आंसर है 96। गवर्नमेंट को पेमेंट किस पर करोगे, 96 पर। अकाउंट बोल रहे हैं 96 पर नहीं करना था, आपको पेमेंट कहने से 80 पर करना था, एंड कहने से मैंने पेमेंट ज्यादा कर दिया, एंड अगर पेमेंट ज्यादा कर दिया तो ये मेरे लिए क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। अभी तक मैंने जो भी समझाया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 समझाया, अब मैं इंडेक्स 12 समझा रहा हूं। इंडेक्स 12 क्या बोल रहे हैं वो सुन लेना। हाँ, ये आपका अकाउंट है, ये आपका टैक्स है, वो बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो कर रहा है। ये असेट है, ये लायबिलिटी है। अकाउंट में असेट ज्यादा है तो डीटीएल बनाने का, अकाउंट में लायबिलिटी ज्यादा है तो डीटीए बनाने का। बस अभी इतना याद रखो, बाकी मैं इंडेक्स 12 में डिटेल में करवाऊंगा। अच्छा दूसरी 2 बार भी लिख दूं, ये रहा असेट और ये रहा लायबिलिटी। अकाउंट, अच्छा टैक्स में अगर असेट ज्यादा है तो डीटीए बनाओगे, टैक्स में अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो डीटीएल बनाओगे। मुझे पूछो तो मैं ये 2 चीज को याद ही ना रखूं, मैं तो जस्ट पहली 2 चीज याद रखूं तो ऑटोमेटिकली 2 चीज तो सेट हो ही जाएगा। कैसे, अकाउंट में एसेट ज्यादा तो डीटीएल, अकाउंट में लायबिलिटी ज्यादा तो डीटीए। अभी मैंने इंडेक्स 12 खत्म नहीं किया है, आज हमारा 4th लेक्चर है, तो भी ये सब कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। क्यों, अब समझाओ हुआ क्या। अब ये रहा, हम फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, ये रहा मेरा अकाउंट का डेटा और ये रहा मेरा टैक्स का डेटा। कहने से मान लो आपके पास 200 रुपए का मशीन था, 200 रुपए के मशीन पर कहने से आपने 15 रुपए का डेप्री प्रोवाइड किया, ये रहा ना 15 रुपए। क्लियर, 200 में से अगर 15 गए तो कहने से मैं ऐसा बोलूं अकाउंट में मेरे पास असेट का बैलेंस हुआ 185। अच्छा, पर मैंने कहने से टैक्स में तो 200 में से जस्ट 10 का ही डेप्री प्रोवाइड किया है, तो टैक्स में इसका वैल्यू कितना होगा, 190। भाई मशीन इज एन असेट, अकाउंट में मशीन की वैल्यू 185 है पर टैक्स में मशीन का वैल्यू 190 है। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अकाउंट में मशीन की वैल्यू कम है। याद करवाओ, अकाउंट में जब असेट ज्यादा होता था तो हम डीटीएल बनाते थे, पर यहां पे तो कहने से अकाउंट में मशीन का वैल्यू कम है, मतलब असेट का वैल्यू कम है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डीटीए बनाना पड़ेगा। चेक करो, एएस 12 फॉलो करो कि इंडेक्स 22 फॉलो, सर उल्टा बोला, एएस 22 फॉलो करो कि इंडेक्स 12 फॉलो करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। एक नहीं, मैं आपको 4 और 4 मैच करके दिखा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सिचुएशन। प्रोविजन बनाया था, ये रहा अकाउंट और ये रहा टैक्स। प्रोविजन की बात करूं तो कहने से मैंने अकाउंट में 10 का प्रोविजन बनाया था, गवर्नमेंट वो टैक्स का डिडक्शन देने वाला नहीं था। मैं आपको पूछ रहा हूं प्रोविजन इज एन असेट और लायबिलिटी, तो कहने से प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, एंड कहने से अकाउंट में लायबिलिटी का बैलेंस ज्यादा है। ऊपर मेरा चार्ट याद करो, अकाउंट में जब लायबिलिटी का बैलेंस ज्यादा था तो सिंपल मैं वहां पे क्या बनाता था, डेफर्ड टैक्स असेट बनाता था।
चेक करो, AS22 के हिसाब से भी डेफर्ड टैक्स असेट था एंड इंड AS 12 के हिसाब से भी क्या था, डेफर्ड टैक्स असेट। आंसर सेम ही आने वाला है। थर्ड चेक करें। थर्ड याद है, एक इनकम मेरा अक्रू हो गया था पर मुझे मिला नहीं था, तो उसके लिए मैंने एंट्री किया था इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो कहने से मेरी बैलेंस शीट में एक इनकम रिसीवेबल करके एक असेट होगा। अकाउंट में 10 रुपए का असेट था पर टैक्स में कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूं, इनकम रिसीवेबल इज एन असेट और लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली इट्स एन असेट। एंड अकाउंट में कहने से असेट ज्यादा है, याद करवाओ, अकाउंट में असेट ज्यादा होता था तो हम क्या बनाते थे, अकाउंट में असेट ज्यादा है तो हम बनाते थे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चेक करो, AS22 में भी DTL था एंड इंड AS 12 में भी क्या है, DTL है। फोर्थ अगर हम चेक करें, लास्ट वाला, तो वहां पे भी मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, ये मेरा अकाउंट है और ये मेरा टैक्स है। याद करो, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था 20 रुपए का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, मैंने क्या किया था, तो अकाउंट में तो पूरा माइनस कर दिया था। मतलब यहां पे लिख रहा हूं अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अकाउंट में कुछ नहीं था। पर टैक्स वालों ने जस्ट कितने का डिडक्शन दिया था, टैक्स वालों ने जस्ट आपको 4 का डिडक्शन दिया था। मेरा टैक्स में कहने से अभी भी बाकी है, कितने का बाकी है, 16। तो अगर चेक करो, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहने से अकाउंट में 0, टैक्स में 16। कहने से अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज एन असेट एंड अकाउंट में असेट का बैलेंस कम था। अकाउंट में असेट का बैलेंस जब ज्यादा होता था तो हम DTL बनाते हैं, कम है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, DTA। अगेन चेक कर लो, आंसर सेम है। मुझे आपको वही समझाना था, AS22 फॉलो करो कि इंड AS 12 फॉलो करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अब मैं मेरे ओरिजिनल टॉपिक पे आऊं। इंपेयरमेंट लॉस मैंने अकाउंट में तो रिकॉर्ड किया, गवर्नमेंट उसका डिडक्शन देने वाला नहीं है, तो भी वो टाइमिंग डिफरेंस है। सर कैसे, लाइक समझाओ। ये अकाउंट है, ये टैक्स है, दोनों में मान लो 250 रुपए का असेट था। हमने इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट में 20 का रिकॉर्ड करेंगे तो कहना से अकाउंट 230 का होगा, टैक्स 250 का होगा। क्लियर। तो इंपेयरमेंट वो हमारा टाइमिंग डिफरेंस बनेगा। क्यों, कोई रीजन पूछा है तो नेक्स्ट ईयर से अकाउंट में जो डेप्री करोगे वो 230 पर करोगे। ये असेट की बात है, ये असेट है, ये फाइनली बुक वैल्यू बचा। पर टैक्स में जो डेप्री करोगे ना वो किस पर करोगे, 250 पर। एक लाइन बोलू, इंपेयरमेंट इज नथिंग बट अर्ली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इफ इट इज एन अर्ली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज योर टाइमिंग डिफरेंस। एंड अब चेक करें वहां पे डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले AS22 करवाओ, ये रहा अकाउंट और ये रहा टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंपेयरमेंट लॉस 100 रुपए 100 रुपए। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट में 20 का होगा, टैक्स में कुछ नहीं होगा। अकाउंट का आंसर 80, टैक्स का आंसर 100। गवर्नमेंट को पेमेंट किस पर करोगे, 100 पर। अकाउंट बोल रहा है 100 पर नहीं करना था, आपको जो पेमेंट करना था वो 80 पर ही करना था। कहना से मैंने पेमेंट ज्यादा किया, कम किया, ज्यादा किया, तो कहना से वहां पे डेफर्ड टैक्स असेट बचेगा। पर हम तो CA फाइनल में, AS22 नहीं चलेगा, हमको तो जो करना पड़ेगा वो इंड AS 12 करना पड़ेगा। ये रहा अकाउंट और ये रहा टैक्स। अकाउंट में कहने से असेट का वैल्यू 230 था पर टैक्स में कहने से वैल्यू था 250। अकाउंट में असेट की वैल्यू कम है। जब अकाउंट में असेट का वैल्यू ज्यादा होता था तो हम DTL बनाते थे, अकाउंट में असेट का वैल्यू कम है, अगेन बोल रहा हूं, हम क्या बनाएंगे, तो कि DTA बनाएंगे। आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर। तो इसकी थियरी लिख दे, बस इंपेयरमेंट याद रखना, वो टाइमिंग डिफरेंस है, वहां पे आपको डेफर्ड टैक्स बनाना पड़ेगा। वहां पे लिखना डेफर्ड टैक्स असेट, ऐसा टाइटल लगा दो, डेफर्ड टैक्स असेट। क्लियर। वहां पे लिखना, अरे लिखना इंपेयरमेंट लॉस is practically advance depreciation so deferred tax asset should be created
ऑन इम्पेयरमेंट लॉस, सिंस advance depreciation is not allowed as per income tax. Clear? Next लिखना, impairment loss is always reduce future depreciation since book value has been revised. Clear? Since book value has been revised. Clear? आगे जाए उसके पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आवर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन. उत्तरांचल लिमिटेड gives the following estimates of cash flows relating to fixed asset on 31st December 2005. Discount rate is 15%. आपको ईयर दे दिया है 2006, 7, 8, 9 एंड 10. कैश फ्लो रुपीस इन लैक्स में दिया है 2000, 3000, 3000, 4000 एंड 2000. रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 2010 रुपीस 500 lakhs पीछे लिख देना. फिक्स असेट परचेस्ड ऑन 1st January 2003 फॉर रुपीस 20,000 lakhs. Useful life 8 years. Residual value estimated at rupees 500 lakhs at the end of the 8 years. Net selling price rupees 10,000 lakhs. Calculate on 31st December 2005. First, A. Carrying amount at the end of the 2005. Value in use on 31st December 2005. C. Recoverable amount as on 31st December 2005. D. Impairment loss to be recognized for the year ended 31st December 2005. F. Revised carrying amount. And the last वाला depreciation charge for the year 2006. Clear? चलो एक एक करके स्टार्ट करें. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2005. क्लियर? चलो टाइटल लगाना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट as on 31st December 2005. क्लियर? मैं जितने क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देते रहना. सबसे पहले मुझे यह बताओ कि आपने असेट को परचेस कब किया था. तो कहना ऐसे क्वेश्चन में चेक करो, आपका जो परचेस डेट है ना वो 1st January 2003 है. उसके बाद चेक करो कि आपका असेट का यूजफुल लाइफ कितना था. तो कहना ऐसे फ्रेंड्स, आपका असेट का जो यूजफुल लाइफ था वो कहना ऐसे 8 साल की यूजफुल लाइफ थी. एंड आप जो असेट का इंपेयरमेंट कर रहे हो, असेट का इंपेयरमेंट का डेट है, वो इंपेयरमेंट डेट कौन सा है? तो क्या 31st December 2005 है. मैं कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करूं उसके पहले तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन. फ्रेंड्स आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो कि डब्ल्यूडीबी? तो कहना है आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन as on 31st December 2005. तो कैसे करोगे? आपने कहने से 20,000 में असेट को परचेस किया था. अच्छा, क्वेश्चन जहां पे चालू होता है वहां पे सब कुछ ऊपर पहले लिख दो. अमाउंट किस में है? तो रुपीज इन लैक्स में. ये सब कुछ अमाउंट है वो किस में? रुपीज इन लैक्स में. 20,000 की असेट थी, उसमें से कहने से 500 का आपका स्क्रैप वैल्यू था. 20,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय आपके 8 साल की लाइफ थी. 3 साल चले गए. कैसे 3 साल? 3 साल 2003, 2004 एंड 2005. तो इनटू में मल्टीप्लाई करूंगा कितने साल? तो क्या 3 साल. अगर आप कैलसी में लोगे 20,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स इंटू 3 ईयर्स, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 7312.5. पर आपको क्वेश्चन में कैरी अक्यूमुलेटेड एप्री नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैरिंग अमाउंट पूछा है. तो अगर उसको यहां पे लिखो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st December 2005. तो कैसे होगा? कॉस्ट में से
कहने से हम माइनस कर देंगे, हम क्या माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो कहने से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। चेक करो आपने इस असेट को अक्वायर किया था, वो 20,000 में अक्वायर किया था, 20,000 में से कहने से 7312.5 माइनस करोगे तो आपका यहां पे कैरिंग अमाउंट का आंसर आएगा 12,687.5 एंड फाइनली आपका यहां पे फर्स्ट नंबर का आंसर का क्वेश्चन खत्म है। क्लियर? चलो हम चेक करेंगे, दैट इज नथिंग बट सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए चेक करो तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको पूछा है वैल्यू न्यूज, एंड फ्रेंड्स वैल्यू न्यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। तो यहां पे मैं टाइटल लगा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज एज ऑन 31 दिसंबर 2005। अपने आपको पूछो क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो दिया है तो आंसर इज यस, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया है, आंसर इज यस। तो सिंपल वो कैश फ्लो को अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल यहां पे टेबल बना दो, एंड टाइटल लगाओ ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर आप तो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपको वहां पे ग्रोथ रेट ना बस सब कुछ चेक करना है। मैंने एक नोट लिखवाई थी एग्जाम पर्पस के लिए, हम कुछ ग्रोथ रेट बोथ रेट चेक करने वाले नहीं है। 2006 टू 2010 मेरे ईयर है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2006, 2007, 2008, 2009 एंड फाइनली दैट इज नथिंग बट 2010। आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो दे दिया, चेक कर दो 23342। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2000, 3000, 3000, 4000 एंड द लास्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2000 नहीं लोगे, 2500 लोगे। अगेन मैं चेक कर लू 23342। क्लियर? तो लास्ट ईयर में कितना लोगे? 2500 लोगे। एंड अगर आप 2500 लोगे, ये 2500 कैसे आया, तो आपका 2000 प्लस 500 आपका 2500 आने वाला है। डन? गलती से ब्लैक में लिखा था, मैंने उसको रेड कर दिया है। क्लियर? अच्छा चेक करो क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, तो हाँ क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे दिया है। एंड चेक करो आपको क्वेश्चन में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है वो आपको कितना दिया है, तो आपको 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है। अगर फ्रेंड्स आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखोगे 15% के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर में आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 0.8696। सेकेंड ईयर में आपका आंसर होगा 0.7561। नेक्स्ट आपका आंसर होगा 0.6575। नेक्स्ट आपका आंसर होगा 0.5718। नेक्स्ट आपका आंसर होगा 0.4972 एंड नेक्स्ट आपका आंसर होगा 0.4323। क्लियर? फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे, तो इट्स ऑब्वियस आप जो करोगे वो मल्टीप्लाई करोगे। एंड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलसी लो 2000 इंटू 0.8696, तो आपका आंसर आएगा वहां पे 1739.2। नेक्स्ट 3000 इंटू 0.7561, तो आपका वहां पे आंसर आएगा 2268.3। 3000 इंटू 0.6575, तो आपका आंसर आएगा 1972.5। 4000 इंटू 0.5718, तो आपका आंसर आएगा वहां पे 2287.2। नेक्स्ट अब करोगे 2500 इंटू 0.4972, तो आपका आंसर आएगा 1243। ये लास्ट ईयर का हमने जो लिखा है उसका कुछ काम नहीं था। अगर टोटल करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर जस्ट अ मिनट 2000 इंटू 0.8696,
तो अगर फ्रेंड्स इसका टोटल करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 9510.2। क्लियर? तो सिंपल मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर डन है 9510.2। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन चेक करोगे तो सी नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा है, दैट इज नथिंग बट रिकवरेबल अमाउंट, तो वो भी हम कैलकुलेट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर सी टाइटल लगा दो, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। एंड फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट तो आपका कैसे होगा वो भी समझा दो। क्या ऐसे हम रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो चीज कंसीडर करते थे, एक कंसीडर करते थे दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज, एंड दूसरा चीज कंसीडर करते थे दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर आप वैल्यू इन यूज चेक करोगे तो कहना है आपका 9510.2 था, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चेक करोगे तो कहना है वो 10,000 था। एंड अगर मैं यहां पे चेक करूं विच एवर इज हायर, तो कहना है फ्रेंड्स आपका विच एवर इज हायर के हिसाब से वो आंसर कितना आने वाला है 10,000। तो अगर इन दिस क्वेश्चन अगर मैं चेक करूं मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट कितना आने वाला है 10,000। क्लियर? तो विच एवर इज हायर के हिसाब से मेरा 10,000 का रिकवरेबल अमाउंट हो गया। अब हम चेक करें डी, इंपेयरमेंट लॉस आपको पूछा है तो वो भी चेक कर दे। तो यहां पे टाइटल लगा दो, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एंड अगर फ्रेंड्स मैं आपको याद करूं इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी तो आपको वो याद आ जाना चाहिए अब तो हम बोलते थे वहां पे इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस हम क्या कर देते थे, तो माइनस जो करते थे वो रिकवरेबल अमाउंट माइनस करते थे। चेक कर दो आपके पास दोनों कैलकुलेशन रेडी है। कैरिंग अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था 12,687.5। आपने रिकवरेबल अमाउंट भी कैलकुलेट करके रखा है कितना 10,000। तो अगर आप फ्रेंड्स इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 2687.5 एंड फाइनली वो डन है। क्लियर? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आंसर ई। आंसर ई क्या था, तो आंसर ई में पूछा है कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, मतलब आफ्टर इंपेयरमेंट आपके पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आपके पास रिकवरेबल अमाउंट जितना बचेगा, तो भी अगर कैलकुलेशन दिखाना है 12,687.5 में से अगर मैं 2687.5 का इंपेयरमेंट माइनस करूं तो मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बचने वाला है, तो मेरे पास जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बचेगा वो 10,000 का बचेगा। क्लियर? एंड हम नेक्स्ट डिस्कशन करें दैट इज नथिंग बट आंसर एफ। आपको ये पूछा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2006। एंड फ्रेंड्स ये आपका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो कहना है आपको ऑलवेजली प्रोस्पेक्टिवली करना है। तो कहना है 10,000 था, 10,000 में से 500 माइनस करोगे। सर हमको डाउट है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं किया था पर यहां पे आप कर रहे हो। रीजन ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सी में मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि आपकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नील है, इसीलिए मैंने उसको माइनस नहीं किया था, बाकी मैं करने वाला था। 10,000 माइनस 500, 8 में से टोटल कितने साल चले गए, 3 साल चले गए, तो कितने साल बाकी है, कहने से 5 साल बाकी है। एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 1900। सिंपल मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो रहा है। बस तो आज का लेक्चर के लिए यहां तक रखते हैं। मैं आपको अभी तक एक बार रिवाइज करवा दूं। इंडिया 36 नाम था इंपेयरमेंट ऑफ असेट। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट? इट इज नथिंग बट यू आर डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला क्या थी? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। एंड कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर आपने पहले इंपेयरमेंट लॉस को प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज कंसीडर करोगे, नेट सेलिंग वैल्यू इन यूज एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल आपको 3 जगह से मिलेगा। अगर आपका बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो वो नहीं है, तो एक्टिव मार्केट प्राइस, एंड वो भी नहीं है तो मैनेजमेंट का एस्टीमेट का एक्सपर्ट ओपिनियन यूज कर सकते हो। वैल्यू इन यूज मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। पहले 5 साल तक करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं लेने का, 5 से ज्यादा लेना है तो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं लेने का। डिस्काउंटिंग करोगे वो प्रीटेक्स डिस्काउंट रेट से करना पड़ेगा। कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो इंडिया का डिस्काउंट रेट नहीं लोगे, वो कंट्री का डिस्काउंट रेट लोगे। डिस्काउंट करने के बाद आप क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट कर दोगे। इंपेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल। गवर्नमेंट इंपेयरमेंट लॉस का डिडक्शन देने वाला नहीं है।
तो भी ये आपके लिए टाइमिंग डिफरेंस है. And if it is a timing difference, why it is a timing difference? But it is nothing but your early charge of depreciation in the books of accounts, and आपको वहां पे deferred tax asset create करना पड़ेगा. आज हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, जस्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए. कल के लेक्चर में जब आओ तो 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करके आना. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.